वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। When a bill is discharged, the acceptor debits, यानी कि जब हमारा बिल डिस्चार्ज किया जाता है तो जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा अकाउंट या फिर किस एंट्री को वो डेबिट करता है? क्रेडिटर्स अकाउंट को, कैश अकाउंट को, बिल्स पेबल अकाउंट या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने माइंड में एंट्री बनानी होगी। देखिए, यहाँ पे बिल डिस्चार्ज की बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर जब वो बिल डिस्चार्ज करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा उसको क्या करेगा, वो डेबिट करेगा, क्योंकि अब वो पे कर रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ से अब पेमेंट हो रहा है बिल का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा, बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस डेट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी कि जो बेस डेट या किसी भी चीज को हम बेस मानते हैं तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं? जीरो डेट, लीव डेट, वर्किंग डेज या फिर ग्रेस डेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट की बात की जा रही है तो ये डेज तो कट गया। अब हमें इन दोनों में से बताना है क्या राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, लेकिन वो एग्जांपल कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जब प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे बेस ईयर के बेसिस पर होते हैं। अब बेस ईयर यहाँ पे क्या माना गया है? 1971। तो फ्रेंड्स, अगर हम 1971 की बात करें तो ये इससे पहले का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है ना। ठीक है, इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाएगा। 1971 ये बेस ईयर माना गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो ये डेट एक तरह से जीरो डेट की तरह मानी गई है, क्योंकि इससे पहले के कोई भी टाइमिंग पीरियड हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो 1971 एक तरह से हमारे लिए बेस पीरियड है, यानी कि उससे पहले का, जैसे कि आपने देखा होगा जीरो बजट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हो गया, वो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कॉमर्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जीरो बेस बजट। ठीक है, तो जीरो बेस बजट में क्या होता है? आपने उस बजट को स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया है, उसके लिए आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का बजट हेल्प नहीं लिया है, यानी कि उस बजट को बनाने में आपने किसी भी चीज की हेल्प नहीं लिया, आपने उसको इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर किया है, जिसको जीरो बजट कहते हैं। ठीक है, तो सेम ये उसी तरह से हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो डेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। नेक्स्ट है, एवरेज ड्यू डेट कैन बी कॉल्ड एज। अब जो एवरेज ड्यू डेट है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? मीन ड्यू डेट, मीडियन ड्यू डेट, मोड ड्यू डेट या फिर जीरो ड्यू डेट। तो देखिए, यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट की बात की जा रही है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि हमारे पास 2 and 2 दे रखा है। ठीक है, अब 2 and 2 क्या होता है? 4। अब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आए? 2, यानी कि ये क्या है? हमारी एवरेज है। तो मीन वैल्यू भी हमारी इसी तरह से निकलती है। मीन और एवरेज दोनों का एक ही नाम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। मीडियन क्या होता है? मीडियन यहाँ पे 3 की वैल्यू को शो करता है। मोड का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी चीज कितनी फ्रिक्वेंसी से आई है। ठीक है, तो एवरेज और मीन दोनों का मतलब सेम है। अब वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें मीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेटेड मीन, और इसके साथ ही आपने मीन के जो अलग से मेथड्स हैं वो भी पढ़े होंगे, तो उससे आप इजीली समझ गए होंगे। आपने स्टैटिस्टिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, अकाउंट्स करंट इज अ जर्नल इज। अब यहाँ पे ये बताया जो अकाउंट करंट है वो एक जर्नल है। आपको इसमें यस है या फिर फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, इसमें आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसका ये पता होना चाहिए अकाउंट करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेलिंग की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है, उसके बिजनेस की, उसने पूरे साल में कितना काम किया है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेलिंग की जाती है स्टेटमेंट में, उसको बोलते हैं हम अकाउंट करंट। अब देखिए, अकाउंट करंट यहाँ पे डिटेलिंग की जा रही है और समरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जर्नल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ये एक समरी स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट है, ना कि जर्नल, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, फॉल्स। अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिजेंट लायबिलिटी अपीयर्स एज अ फुट नोट इन द बैलेंस शीट। अब यानी कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी है हम बैलेंस शीट में फुट नोट में दिखाते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है जो कि फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है, आकस्मिक है, कभी भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई भी अदर पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स आप मान के चलिए, ठीक है, तो उनको अपनी कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करना कंटिजेंट लायबिलिटी एक पार्ट होता है। यानी कि अगर आप कंटिजेंट लायबिलिटी आपकी कंपनी में है, ठीक है, और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो एज अ फुट नोट बैलेंस शीट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, उन लोगों को आपकी सही इंफॉर्मेशन मिल गई, उसी के बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक डिस्क्लोजर का पार्ट होता है कि आपके कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने। इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी को फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिस्क्लोजर। अब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप समझ लीजिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं कंपनी के अंदर, वो आपका कंसिस्टेंस बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया है कंपनी में, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, तो आपको डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है फॉलोइंग ईयर में। ऐसा नहीं है कि आपने उस नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा चेंज कर लिया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसको अडॉप्ट करने में। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है जो भी आप चीजें करेंगे वो मटेरियल बेसिस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियलिटी का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप परमिट कर रहे हैं वो इग्नोर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कंपनी में इफेक्ट कर रहा है, वो आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इससे एक्सेप्शन है, बाकी जो भी अगर ऐसी चीजें हैं जो कि इररिलेवेंट है वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मटेरियलिटी के बेसिस का मतलब यही होता है, इररिलेवेंट नहीं है तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और रेलेवेंट है तो आप डिस्क्लोज करेंगे अंदर डिस्क्लोजर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे वो सारे हमारे अकाउंट्स की बुक में प्रिपेयर किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है या फिर अनरियलाइज्ड गेन है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। यानी कि आप प्रॉफिट और गेन को इग्नोर करेंगे, जबकि जो भी हमारे लॉसेस होंगे उनको हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, फिर ये इस क्वेश्चन में आ गया। द पॉलिसी टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। यानी कि कोई भी प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जो भी पॉसिबल लॉसेस होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो किस कन्वेंशन के बेसिस पर किए जाते हैं? कंसिस्टेंसी, तो ये नहीं होगा, अभी हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था। डिस्क्लोजर, ये भी नहीं होगा। मैचिंग, ये भी नहीं होगा। आ गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म में ये बताया जाता है कि जो भी हमारे एंटिसिपेट प्रॉफिट होंगे उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा एंटिसिपेट या अनरियलाइज्ड हमारा गेन है, वो सॉरी लॉस है, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। गेन प्रॉफिट को नहीं करेंगे। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज। अब जो क्रेडिट बैलेंस है जो बैंक अकाउंट में, वो हमारा क्या शो करता है? ऑप्शंस हैं एन असेट्स, एन लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस और कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर शो करता है, तो ये शो करता है हमारी लाइबिलिटी को, जबकि अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट्स को शो करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा 2 वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ। यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो किसका रिकॉर्ड करती है? तो देखिए ऑप्शन है गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर्स, यानी सप्लायर्स को गुड रिटर्न किया। गुड्स रिटर्न टू कस्टमर, यानी कस्टमर को गुड रिटर्न किया।
उसके बाद है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को गुड्स रिटर्न किया। फिर है गुड्स रिटर्न टू नेबर्स, यानी कि नेबर्स को गुड रिटर्न किया। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो ये है हमारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स आउटवर्ड बुक की, तो देखिए ये यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने जो माल है वो उसको वापस किया। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, रिटर्न आउटवर्ड बुक ही हमें शो करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन। अब जो कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम में दिखाई जाती है, तो वो किस तरह की होती है? 2 कॉलम कैश बुक की तरह, प्रिटी कैश बुक, या फिर परचेज बुक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारी प्रिटी कैश बुक कहलाती है। फ्रेंड्स, मेनली प्रिटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम जो छोटे छोटे हमारे जो खर्चे होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं। फिर बाद में जब हम उसको उससे रिलेटेड अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक अगर हम एक आइटम के रूप में उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने स्टेशनरी में खरीदे पेन, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ें खरीदी, तो प्रिटी कैश बुक में तो ये अलग अलग मेंशन कर दी जाएगी, लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अदर इससे रिलेटेड लेजर में, तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे एज अ स्टेशनरी। वहाँ पे ये अलग अलग आइटम शो नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे एज अ स्टेशनरी शो किया जाएगा। प्रिटी कैश बुक का मेन पर्पस होता है जैसे जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे, तो प्रिटी कैश बुक में उसी टाइम नोट कर लिए जाते हैं। फिर बाद में जब उसको उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है, जब वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो एक बड़े हेड में उन सारे छोटे खर्चों को एक बड़े अमाउंट में लिख दिया जाता है, तो वो हमारा प्रिटी कैश बुक इसमें मदद करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया, छोटे छोटे खर्चे हम भूले भी नहीं और साथ ही साथ हमारी पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। कभी हमें पता चले कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है वो हमारी ज़्यादा अमाउंट की आ गई, तो हम बाद में एज अ रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टेशनरी में एक्चुअल में हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिटी कैश बुक, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द स्टेटमेंट सेंड अलॉन्ग विथ परचेस रिटर्न इज। अब खरीद रिटर्न के साथ भेजा गया बयान क्या कहलाता है? क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट, या फिर परचेस रिटर्न बुक। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट की, जो कि हम परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हमें एक नोट भेजना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा है क्रेडिट नोट। वो क्रेडिट नोट कहलाता है क्योंकि उस पर पूरा मेंशन होता है कि हमने इतने रुपए का माल सेंड किया है, ठीक है, परचेस रिटर्न किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एरर्स विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। अब हमें ऐसे एरर्स बताने हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, तो ऑप्शंस देख लीजिए, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, या फिर एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एक अकाउंट को इफेक्ट करे, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये एक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, प्रिंसिपल डबल अकाउंट से रिलेटेड होता है, कमीशन भी नहीं होगा। एरर ऑफ पोस्टिंग हमारे एक अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है कि हमने एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हमारी वन अकाउंट में इफेक्ट करेंगी, जबकि प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड होगा, ओमिशन भी दोनों पर बेस्ड होगा और कमीशन भी हमारे दोनों साइड बेस्ड होगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। अनअर्न्ड इनकम अकाउंट इज, यानी कि जो अनार्जित आय होती है वो कौन सा खाता हमारा कहलाता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके मीनिंग जान लेते हैं। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो कि अभी तक हमने अर्न नहीं की है, यानी कि हमें उसका अमाउंट मिल चुका है लेकिन हमने अभी उसका काम नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर एम्प्लॉय हो या फिर कहीं आप मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपने वहाँ से पैसे तो आपने एडवांस में ले लिए हैं लेकिन आपने वहाँ पर अभी काम नहीं किया है, तो ये आपके लिए क्या हो गई? ये एक लायबिलिटी है, ठीक है। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो यहाँ पर एक तरह से लायबिलिटी का काम करेगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगी, लायबिलिटी यानी कि देयता। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो किस पे
प्रोवाइडेड ऑन का मतलब यहाँ पर ये है किस पर लगाया जाता है। ऑप्शंस हैं फिक्स असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस, करंट असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स। तो देखिए करंट असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस ये तो बिल्कुल कट जाता है क्योंकि इससे तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। अब आता है हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, फिक्स असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया गया है, इसलिए डेप्रिसिएशन जो लगती है वो हमारी फिक्स असेट्स पे लगती है। जैसे कि हमारा हो गया प्लांट एंड मशीनरी, हमारी हो गई बिल्डिंग, हमारी हो गई मशीनरी, ये क्या हो गई हमारे लिए फिक्स असेट्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आप यहाँ पर बात करेंगे इंटेंजिबल असेट्स की। तो फ्रेंड्स इंटेंजिबल असेट्स पे जो लगते हैं उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो आप उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये लगता है हमारा इंटेंजिबल असेट्स पे, ये भी एक तरह से मूल्यह्रास ही होता है। तो अमोर्टाइजेशन किया जाता है इंटेंजिबल पर, और जो टेंजिबल होते हैं उस पर किया जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ऐसा। अब जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट किया गया है एक बड़े प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कहलाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर अदर एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे को बेनिफिट देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि हमारे शॉर्ट टाइम के लिए हमें बेनिफिट देते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गई, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर बात आती है अदर एक्सपेंडिचर की, तो ये अदर एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। हैवी एक्सपेंडिचर हमारा जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए हमें बेनिफिट देता है, लेकिन हम इसको एक बार में शो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एक बार में शो किया तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत गलत हमारी पिक्चर शो करेगी हमारी कंपनी की, और हमारा प्रॉफिट भी बहुत कम दिखाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए अगर गलत इमेज ना जाए, हमारा प्रॉफिट कम शो ना करे, इस वजह से जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं, और इन एक्सपेंडिचर को हम कुछ सालों में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 लाख का ये है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो हम इसको आप 5 से 10 साल के अंदर राइट ऑफ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हर साल हम इसको 50,000 करके राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से राइट ऑफ करिए, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड ले लेती है कि 5 से 10 साल में हमें इसको राइट ऑफ करना है धीरे धीरे करके। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स। अब जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं यानी कि प्राप्य खातों में हम क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं, तो देखिए ऑप्शन है हमारे सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करें तो देखिए ये सारी ही चीज़ें जैसे कि विविध देनदार, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, ये सारे ही हमारे अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ऑल ऑफ दी अबव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज कैलकुलेटेड ऑन। अब जो प्रोविजन होता है बैड डेट के लिए वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये समझना होगा बैड डेट क्या होता है। तो फ्रेंड बैड डेट वो होता है जो भी हमारे डेटर्स होते हैं वो हमें जब हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं चुका पाते हैं तो हम उसको बैड डेट में डाल देते हैं, यानी कि अब ये इनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो उस लॉस को मीट आउट करने के लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है बैड डेट के नाम से। अब कोई भी ऐसा देनदार जो हमें पैसा नहीं देता है तो उस टाइम हमें बहुत लॉस होगा, तो अगर हमने पहले से प्रोविजन बना के रखा होगा तो वहां से हम इसको कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन बैड डेट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारे डेटर्स पे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज। अब एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको एग्जाम्पल बताना है। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमें शॉर्ट टाइम के होते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गया, ये क्या करते हैं हमें शॉर्ट टाइम में हमें बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट नहीं देते हैं इस तरह के एक्सपेंडिचर, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड, सैलरीज, लीज या फिर परचेस ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परचेस ऑफ लैंड है, ये हमारे लिए हाई है, ठीक है, हाई अमाउंट का एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कैपिटल नेचर का है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि देखिए परचेस ऑफ लैंड है ये हमें बहुत टाइम तक, सालों तक
कई जनरेशन्स तक हमें बेनिफिट करेंगी, ठीक है, क्योंकि लैंड कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है, हम इस पर बहुत जनरेशन्स तक बेनिफिट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये ऑप्शन कट जाता है हमारा। अब आता है परचेस ऑफ बिल्डिंग। अगेन परचेस ऑफ बिल्डिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है क्योंकि ये भी हमें बहुत टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। लीज पट्टे पर लिया है, ये भी इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए सैलरी जो होती है वो डेली बेसिस पर दी जाती है, मंथली बेसिस पर दी जाती है, तो ये एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, इतना हमें लॉन्ग टाइम में भी बेनिफिट नहीं करेगा। तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं बिल्स आर ड्रॉन बाय। अब जो बिल्स हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट्स या फिर ब्रोकर्स के द्वारा। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, इस क्वेश्चन के बाद हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप लोगों की वो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बहुत लोगों की क्वेरी थी, बहुत छोटी चीज़ है, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मुझे एकदम याद आया वो बिल्स आर ड्रॉन बाय। अब जो बिल्स होते हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट या ब्रोकर्स। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए वो होता है क्रेडिटर्स के द्वारा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अब जो नोटिंग चार्जेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं किसके अकाउंट में, द प्रेजेंटर ऑफ द बिल, यानी कि बिल को जो प्रेजेंट करता है उसके में, द डिस्काउंटिंग बैंकर, बैंक जिस डिस्काउंट करती है उसके में, या फिर द एक्सेप्टर, द इंडोर्सर। तो फिर यहाँ पर अगर हम नोटिंग चार्जेस की बात करें तो जो प्रेजेंट करता है बिल को बैंक में उसके लिए नोटिंग चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने ड्रॉ किया बी पर, बी ने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया वो बिल डिस्काउंटिंग कराने के लिए बैंक में। अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बैंक ने नोटिंग चार्जेस लगाए, तो बैंक नोटिंग चार्जेस किस पे लगाएगा, बी के लिए, और बी ने वो खर्चा सारा करा, ठीक है। तो बैंक ने नोटिंग करी तो बी ने सारा खर्चा कराया, तो बी के लिए ये वाले खर्चे क्या हो गए, नोटिंग चार्जेस हो गए। अब बी ने नोटिंग चार्जेस सारे दे दिए तो वो अकाउंट, अपने अकाउंट में तो नोटिंग चार्जेस दिखाएगा, लेकिन जो खर्चे हुए हैं उसका अमाउंट वो लेगा ए से कि हाँ तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया, मैंने एक्स्ट्रा इतने रुपए उसमें खर्च किए हैं नोटिंग कराने में। तो अब ए उसको नोटिंग चार्जेस से नहीं दिखाएगा, ए दिखाएगा जो भी उसका बिल का अमाउंट होगा उसमें ऐड करके, ठीक है, उसमें ऐड करके उस अमाउंट को दिखाएगा और वो सारा अमाउंट फिर बी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए उस कोई सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसके बिल पर हुए हैं, बी के लिए नोटिंग चार्जेस हैं, और बैंक के लिए वो सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसने नोटिंग से लिए हैं, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस ट्रीट होता है जो प्रेजेंट करता है बिल बैंक में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी गिवन टू। अब बिल में छूट देते समय डेबिट को क्या किया जाना चाहिए, बैंक अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, एक्सेप्टर अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें वाइल डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी, तो यहाँ पर जो डेबिट होता है अगर हम बात करें तो डेबिट हमारा किया जाना चाहिए बैंक अकाउंट, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बैंक डिस्काउंटिंग करने में हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बैंक राइट आंसर हो जाएगा।